स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि ये यूपी पीसीएस की इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ चल रही है, तो आज उसका दूसरा दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक पॉलिटी से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 में आया था। और अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँ मैं, तो ये अधिनियम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आया हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, जिन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे, कुछ अच्छे भी थे और कुछ ख़राब भी थे, आगे चल के देखते। तो इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो देखते हैं फिर आगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था अगर ये देखें तो प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था इसमें। फिर उसके बाद मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि भाग का में आता है 51 का, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात कर दिया गया था, मगर मतलब ये है कि जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं, तो अगर जैसे कि इमरजेंसी के टाइम अगर इमरजेंसी लग गई है, अगर मंत्रिपरिषद ने कुछ ऐसा प्रस्ताव किया है, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा उसको मानने के लिए। आगे चल के ये हटा दिया गया था, तो वो वही देखिए इस पॉइंट में आ गया है ये कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि एक बार ही लौटा सकता है राष्ट्रपति, मतलब कि पुनर्विचार करने के लिए एक बार लौटा सकता है राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। संविधान के भाग 14 का में एक नया अध्याय प्राधिकरण जोड़ा गया। प्राधिकरण आगे बताएंगे अभी प्राधिकरण का क्या मतलब होता है। उसी हिसाब से केंद्र प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट बोलते हैं, और राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जिसे सैट बोलते हैं, इसे लागू किया गया। आगे चलते हैं। इसका अगर देखा जाए मतलब कि प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और उससे अपने उच्च अधिकारी से कोई दिक्कत होती है, तो उसको वो शिकायत कर सकता है प्राधिकरण से। आगे चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर बाद में इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया था, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए डीपीएसपी। पहला था सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों व श्रमिकों की भागीदारी। फिर उसके बाद तीसरा है पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। फिर एक चीज़ और जोड़ी गई थी देखा जाए तो 1900 कह रहा हूँ, अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। तो उसमें ऐसा होता है कि पूरे क्षेत्र पर इमरजेंसी लगती है, एक पूरे क्षेत्र पर इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इस संविधान संशोधन में हुआ ये कि किसी एक क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है इमरजेंसी, ऐसा कर दिया गया। आगे चलते हैं। केंद्र किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल को भेज सकता है, ये भी बदलाव किया गया था। फिर उसके बाद 5 विषय को राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया था। पहला विषय है शिक्षा, दूसरा है वन्य एवं वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण, दूसरा है नापतौल, तीसरा है नापतौल, और चौथा है न्याय प्रशासन, और पांचवा है अधीनस्थ न्यायालयों का गठन। इन सभी को संवर्धित सूची में डाल दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है प्राचीन इतिहास से। तो इसमें जो महाजनपद होते हैं उनकी राजधानियाँ या फिर उनका क्षेत्र पूछा जाता है। ये यूपी स्पेशल के प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये टोटल फैक्ट है, पूरा फैक्ट है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा फैक्ट है ये। तो इसमें अब पीसीएस में फैक्ट ही आता है, तो मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से।
चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये जो मैंने नंबरिंग की हुई है ये क्या है, अगर ये मैं बताऊँ आपको, तो यूपी में अगर देखा जाए इन महाजनपदों की संख्या 8 है। उन्हीं महाजनपदों को मैंने ये टिक किया है। तो यूपी में महाजनपदों की संख्या 8 है, ऐसा पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि कितनी संख्या है, 8 है, और कौन-कौन सा क्षेत्र है और उनकी राजधानियाँ। तो मैं इन 8 को पढ़ा देता हूँ सबसे पहले। तो काशी की राजधानी जो है वाराणसी है, और वर्तमान में इसका क्षेत्र वाराणसी के आसपास का है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो दूसरा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वत्स है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। जो आधुनिक समय में देखा जाए तो वो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर तीसरा क्षेत्र देखेंगे तो कौशल है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, जो कि फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच के आसपास के क्षेत्र माने जाते हैं। फिर उसके बाद चौथा देखेंगे मल्ल, जिसकी राजधानी कुशावती है, और जो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर यूपी के क्षेत्र में आता है। ये पांचाल, जिसकी राजधानी आहीछत्र है और कंपिल भी है। फिर उसके बाद इसका क्षेत्र आता है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। फिर उसके बाद छठा देखते हैं चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती है और बुंदेलखंड के क्षेत्र आसपास का क्षेत्र आता है इसमें। फिर उसके बाद अगर हम आठवां क्षेत्र देखते हैं तो ये आता है कुरु। सातवां क्षेत्र अगर देखते हैं तो कुरु आता है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते हैं, इसमें मेरठ है तो इस वजह से इसको ले लिया गया है। फिर उसके बाद शूरसेन देखते हैं, जिसकी राजधानी मथुरा है, और मथुरा का आसपास का क्षेत्र आता है इसमें, जो कि 8 हो गए हैं। फिर उसके बाद आप ये सब मैं पीडीएफ इसकी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं लगा दूंगा इसकी पीडीएफ, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। आगे चलते हैं। अब मैं फिर से प्राचीन इतिहास के कुछ टॉपिक को लेकर आया हूँ। ये टॉपिक आपको लूशन में नहीं मिलेगा। इसका बताने का ये मतलब है कि जो ऋग्वेद होते हैं उसके ज्ञाता पूछे जाते हैं, और ऋग्वेद के जो उपवेद होते हैं उनके ज्ञाता भी पूछे जाते हैं। अच्छा, ज्ञाता का क्या मतलब होता है? ज्ञाता का मतलब ये होता है कि जो उसके ज्ञानी या उसको पढ़ने वाले, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र कहते हैं, और सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा कहते हैं, और यजुर्वेद के ज्ञाता को अर्थव्यू कहते हैं, और अर्थवेद के ज्ञाता को ब्रह्मा बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जिसके ज्ञाता हैं प्रजापति। सामवेद के ज्ञाता हैं गंधर्ववेद। सामवेद के उपवेद है गंधर्ववेद, जिसके ज्ञाता है नारद। फिर यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके ज्ञाता हैं विश्वामित्र। फिर उसके बाद अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसके ज्ञाता हैं विश्वकर्मा। मैं इसको पीडीएफ में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये पूरा सब डाल दिया मैंने, फैक्ट है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, तो मैंने पढ़ दिया है इसको। ऋग्वेद अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसके उपवेद पढ़िए, अगर उपवेद नहीं समझ में आता है तो आप ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। तो बहुत लोग जो होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशतकीय ब्राह्मण ग्रंथ है। उसी प्रकार से सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। उसी प्रकार से यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। उसी प्रकार से अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसी वजह से मैंने इसको लगाया है। आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने कुछ ज्योग्राफी का लगाया हुआ है, इसको देख लेते हैं। मृदाओं के बारे में है, ये लुशन से है। तो जलोढ़ मृदा अगर देखा जाए तो सबसे उपजाऊ मृदा होती है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसका क्षेत्र आप तो जानते ही हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब और समुद्र तटीय मैदान। फिर इसमें मुख्य फसलें हैं जो हैं धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहनी व दलहनी फसलें होती हैं। पोटाश एवं चूना की प्रचुरता होती है इसमें। मैं पीडीएफ लगा दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ लगा दूंगा इसकी, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ।
जैसे कि मिट्टी की जो उर्वरता में कमी होती है उसका कारण क्या होता है ये आप जान लें। ये पीसीएस में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो है पोषक तत्वों का ह्रास होता है। दूसरा जो होता है निक्षालन होता है, भारी वर्षा के कारण जो जैसे कि मृदा में भारी वर्षा के कारण जो जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे और ऊपर कुछ बचता नहीं है, तो इस वजह से इसको निक्षालन बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अपर्दन, उर्वरता युक्त मिट्टी का सतह से ह्रास हो जाता है अपर्दन से। कृषि भूमि का अति उपयोग होता है, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, ये चीज़ है। फिर एक फैक्ट है इल्यूशन में जो दिया गया था, मैंने लगा दिया है, देखिए। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश की कमी होती है, आप ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ देखिए, अब यहाँ पे किसकी प्रचुरता है? पोटैश की प्रचुरता है। यहाँ पे भी पोटैश की प्रचुरता है। फिर उसके बाद आप ये देखिए, पर्वतीय मृदा में भी पोटैश की प्रचुरता है। फिर अब ये फैक्ट मुझे कुछ क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं पोटैश की कमी होती है और यहाँ पे बोल रहे हैं पोटैश की प्रचुरता होती है। ये इल्यूशन पे ही है, तो मुझे अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि लगभग में तो यहाँ पे पोटैश की प्रचुरता ही दिखा रहा है और यहाँ पे ये फैक्ट जो है बता रहे हैं कि सामान्यता बोला गया है, ये भी है सामान्यता बोला गया है। तो आप इस फैक्ट को ना ध्यान रखकर इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि पोटैश की प्रचुरता होती है चूना पत्थर के साथ, और काली मिट्टी में भी पोटैश की प्रचुरता होती है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे पर्वतीय मृदा में पोटैश की प्रचुरता होती है। अगर सामान्यता बात करेंगे तो पोटैश की कमी ही होती है, अगर सामान्यता बात करेंगे तो। अगर क्वेश्चन में आएगा सामान्यता तब आप लगा सकते हैं, ऐसे नहीं। स्पेसिफिक पूछेगा तो आप तो यही लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे पूछेगा कि भारतीय मृदा में किस चीज़ का कमी होती है, तब आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश लगा सकते हैं, ऐसा। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगाया हुआ है। ये भी फैक्ट है, टोटल फैक्ट है ये, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और कमी से होने वाला रोग रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरैप्थोलिया, ये सब लगभग ये सब चीज़ें मैं पीडीएफ में लगा दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं लगभग चीज़ें जो बताने वाली होंगी मैं बता दूंगा, वैसे ये फैक्ट है पूरा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है इसमें, तो आप इसको मैं पीडीएफ में लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, ये है। देखिए, ये क्वेश्चन लगाया हुआ, आप क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसलिए क्योंकि एक जगह पे सारी चीज़ मिलती नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। एटलस के मैप में मिल जाएगा, लेकिन आपको वो सही तरीके से नहीं मिलेगा। देखिए, जो प्रमुख जलधाराएँ होती हैं उसको मैंने लगाया हुआ, आप यहाँ पे ध्यान ना दीजिए। ये चीज़ एक क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है, ये सब चीज़ें आप ना ध्यान दीजिए, आप इतना ही सिर्फ ध्यान दीजिए। ये चीज़ हटा दीजिए आप यहाँ से। जो विश्व की प्रमुख ठंडी एवं गर्म जलधाराएँ हैं उनके बारे में मैंने एक जगह पे सारा नोट डाउन कर दिया है। तो देखते हैं। जो अटलांटिक महासागर की जलधारा होती है, अब मैंने उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक को नहीं, सिर्फ ठंडी और गर्म जलधाराओं को बताया है इसमें, कि ठंडी जलधारा कौन सी है और गर्म जलधारा कौन सी है। तो चलिए चलते हैं। तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं का क्या नाम है, चलिए चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक, देखिए अगर इक्वेटर पे आप जाएंगे तो जितनी भी इक्वेटर पे धाराएं रहेंगी, सिंपल सी बात है, वो सारी गर्म रहेंगी, और जो ऊपर से आएंगी मतलब कि पोल से आएंगी वो सारी ठंडी रहेंगी। आप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक विश्वतीय गर्म जलधारा, कैरेबियन धारा, एंटिलीज धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, रेक्जाविक की धारा, नॉर्वेजियन की धारा, रेनेल धारा, ये सारी गर्म जलधाराएं हैं। फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं को देखते हैं। लेब्राडोर धारा होती है, ग्रीनलैंड या फिर इरविंगल की धारा, पूछा जा चुका है ये। कनारी धारा, फॉकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा, ये सारी ठंडी जलधाराएं हैं। आप मैं पीडीएफ लगा दूंगा, आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, गर्म जलधारा त्सुशिमा धारा। फिर उसके बाद आती है क्यूरोशिबो धारा,
अलास्का धारा, फिर उसके बाद उत्तरी प्रशांत धारा, फिर उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये गर्म जल धारा है। फिर उसके बाद ठंडी जल धारा क्यूरिल की धारा। आप अगर ऐसा कर सकते हैं कि ठंडी जल धाराओं को सिर्फ याद कर सकते हैं, गर्म जल धाराओं को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो ठंडी जल धाराएँ हैं वो बहुत कम है। तो क्यूरिल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू की धारा और ओखोटस की धारा। ओखोटस एक सागर है ऊपर जो है आपको मिल जाएगा रशिया के पास। तो ये भी जो है ठंडी जल धारा है। हिंद महासागर की धाराएं आप देख सकते हैं। ये धारा आपको लगभग जगहों पर बहुत मुश्किल से मिल जाएगी, मैंने बहुत ढूंढ के ये लिखा है। गर्म जल धारा हिंद महासागर की, तो मोजाम्बिक की धारा, अगुल्हास की धारा, दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा, ये भी गर्म जल धारा होती है। ये अगर पेपर में आता है तो समझ नहीं पाते लोग कि क्या कहाँ से आ गई है। चलिए, ठंडी जल धारा कौन सी होती है हिंद महासागर की? तो उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा, सोमाली की धारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी अगर ऑस्ट्रेलियाई धारा की बात करेंगे तो वो गर्म है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा की बात करेंगे वो हिंद महासागर की है और वो ठंडी है। फिर दक्षिण हिंद महासागर की धारा, ये सारा जो है धाराओं को मैंने बता दिया एक बार में। चलिए चलते हैं। ये आपका टॉपिक हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी ना खींच के कम टाइम में ही बताऊं, तो इस वजह से मैंने जो है आप लोगों को क्लियर कर दिया है। और उम्मीद रहेगी कि आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आगे भी ऐसी वीडियो बनी रहेंगी, रोज़ डालता रहूँगा मैं, क्योंकि ये डेली के हिसाब से मैंने सीरीज़ चलाई है तो मैं रोज़ डालूँगा। चलिए फिर, थैंक यू।